नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। हर उस व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है जिसे वाकई मदद की दरकार है। विभिन्न माध्यमों से बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बिना किसी भेदभाव के सरकारी कर्मचारियों के हित में काम हो रहे हैं। कई कानूनों में बदलाव कर आवाम के हित में सरल बनाया गया है। बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाई गई है। पंचायतों की शक्ति बढ़ाकर उसे मजबूत किया गया है। हर घर हर खेत बिजली पानी पहुंचाई जा रही है और जहां अभी भी पानी की किल्लत है उसे दूर करने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। सस्ते और सार्थक इलाज के लिए आयुष पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है और अगर इन जनहितैषी कामों में कहीं कोई कमी रह जाती है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में समय समय पर होने वाली कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं विकासशील हरियाणा का सफर और बताते हैं कि इस बार कैबिनेट की बैठक में कितने मनोहर फैसलों पर मुहर लगाई गई। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई जिसमें 36 एजेंडे चर्चा के रखे गए थे, लेकिन किन्हीं वजहों से 3 एजेंडों को डेफर कर दिया गया और बाकी के 33 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सभी फैसले प्रदेश के विकास को गति देने वाले हैं। मनोहर सरकार के मनोहर फैसलों के साथ हरियाणा पिछले करीब 8 सालों से तरक्की के नए आयाम को छू रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनका हर निर्णय प्रदेश को अपना परिवार मानकर होता है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें आवाम के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए 20 साल तक के लिए भूमि पट्टे पर मिलेगी। 1000 गाय के पीछे 7 एकड़ और गौशाला की अन्य गतिविधियों के लिए 2 एकड़ जमीन मिलेगी। ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 2 साल के लिए 5100 रुपए प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी। कर्मचारियों को मिलने वाली केमिकल एड में अब आयुष पद्धति का भी पैसा मिलेगा। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई है। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के विधेयक को मंजूरी मिली है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं 20 साल तक की अवधि के लिए जमीन पट्टे पर ले सकेंगी। अगर किसी ग्रुप के पास 1000 गाय हैं तो उसे 7 एकड़ जमीन शेड के लिए और 15 एकड़ चारे के लिए मिल सकती है। इसके अलावा गौशाला से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए भी 2 एकड़ जमीन मिलेगी। क्योंकि हमारा जो विलेज कॉमन लैंड एक्ट है 1964 का, उसमें संशोधन किया है और उसके संशोधन का आज विचार किया। एक्ट में ही संशोधन विधानसभा में आएगा बाद में। जो गौचरान की ज़मीनें हैं उन गौचरान की ज़मीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई गौशाला पहले से चल रही है या कोई और संस्था लेना चाहती है तो उसके लिए एक प्रावधान किया है कि अब छोटी बड़ी कितनी गौशालाओं के लिए जहाँ गौचरान की ज़मीन है वो पंचायत प्रस्ताव पारित करा करके और भेजेंगे तो उनको मिल जाएगी। डीसी के माध्यम से भेजेंगे। प्रति 1000 गौओं के पीछे 7.5 एकड़ का
एक शेड के लिए और 15 एकड़ गौचरान चारे के लिए। और इसी प्रकार से यदि कोई गौ संवर्धन के अन्य कोई काम वहाँ करने की बात जैसे आती है, बायोगैस का कोई प्लांट लगाना है, कोई पशुओं का वहाँ उसी यानी गौशाला के लिए कोई चिकित्सा अस्पताल चलाना है, कोई अनुसंधान या ट्रेनिंग सेंटर कोई करना है, पंचगव्य उत्पाद जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौओं के जो पंचगव्य होते हैं उनके से कुछ उत्पाद भी किया जा सकता है, दूध का, दही का, घी का, या जैसे गौमूत्र है, गोबर है, उसके बहुत सी चीज़ें अब बनने लग गई हैं। तो इस प्रकार से उसके लिए भी उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा 2 एकड़। तो इस प्रकार से जितनी बड़ी गौशाला होगी उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया है। 5100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के पटे तक वो ली जा सकती है। पहली अवधि बहुत कम होती थी, इसलिए लेते नहीं थे। कम अवधि के बाद फिर पंचायतें नोटिस निकालती थी, खाली करो दोबारा ऑक्शन करेंगे, ये वो ऐसा नहीं। लेकिन गौशाला कोई बनेगी तो कम से कम 20 साल उनको चाहिए, तो उसका जो प्रावधान किया है, टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया, राशि भी बढ़ाई है। पहले 1000 रुपये एकड़ थी, अब 5100 रुपये एकड़ कर दी है। प्रदेश सरकार आयुष पद्धति को लेकर बढ़ावा देने पर जोर दे रही है ताकि कम खर्च में बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। कैबिनेट बैठक में ये अहम निर्णय लिया गया है। अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी आयुष पद्धति से इलाज करवाता है तो भी उसे रीएम्बर्समेंट मिलेगा। कैबिनेट बैठक में सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को भी मंजूरी दे दी गई है कि जैसे कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए मेडिकल जो एड मिलती है, जो फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी में अभी तक एलोपैथी का ही रीएम्बर्समेंट होता था हॉस्पिटल्स के जो इलाज का। अब उसमें आयुष पद्धति से भी अगर कोई इलाज कराएंगे उसका भी रीएम्बर्समेंट का पैसा उनको मिलेगा। इससे आयुष को भी प्रमोट होगा और आयुष के साथ जो पद्धतियाँ होती हैं वो बहुत कई बार कारगर होती हैं। तो बहुत से जो कर्मचारी हैं शायद इसी कारण से वहाँ नहीं कराते थे कि उनको रीएम्बर्समेंट नहीं होती थी। रीएम्बर्समेंट होगी तो आयुष पद्धति को भी प्रमोशन मिलेगा और लोगों को चिकित्सा की एक नई पद्धति ये भी मिलेगी। हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं, नगर निगम जो हैं, उसमें पहले से 3 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। गुरुग्राम की जीएमडीए, फरीदाबाद की एफएमडीए और पंचकुला की पीएमडीए। अब हमने सोनीपत की जो घोषणा की थी उसको भी आज विधिवत निर्णय ले लिया गया, एसएमडीए, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका भी एक प्रस्ताव पारित किया है। इसी प्रकार से जो रैशनलाइजेशन का एक आयोग हमने बनाया है उसको भी विधिवत आज पोस्ट फैक्टो जैसे मिलती है मंजूरी, वो हमने दी है। और रैशनलाइजेशन जो आयोग है उसके माध्यम से 6 महीने का समय उनको दिया है कि जितने विभाग हैं, बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है, उसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी संख्या कहाँ ठीक है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट की सैंक्शन है। या जैसा अब समय परिवर्तन के साथ टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई विधाएँ आ गई हैं, बहुत से विभागों का काम बढ़ गया है, कई विभाग ऐसे जो मर्ज हो गए हैं, तो उस प्रकार से एम्प्लॉइज़ की रैशनलाइजेशन का जो आंकड़ा है वो 6 महीने के अंदर देंगे। उनके आयोग के जो चेयरमैन हैं श्री राजन गुप्ता, उनको लगाया गया है। एक काम और दिया उनको कि एक रिपोर्ट बना करके देंगे जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जिसके हमने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसके यहाँ लागू कर दिया अपने यहाँ, हमारे यहाँ भी लागू नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी इसी महीने वो देने वाले हैं कि किस किस विभाग में, क्योंकि अब हर विभाग की, हर काडर की अलग से ये प्रमोशन होगी, प्रमोशन यानी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो काडर वाइज होगी, उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने इस महीने में उनको देनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इंजीनियरिंग वर्क्स में सुधार की जरूरत महसूस हो रही थी, जिसे लेकर क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बनाई गई है। वहीं बिल्डरों की मनमानी भी किसी से छुपी नहीं है, जिससे मकान खरीदारों को कई बार काफी परेशानी होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कैबिनेट बैठक में इस पर भी अहम निर्णय लिया गया है। हम देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग वर्क्स हैं हमारे, उसमें क्वालिटी का बड़ा इशू आता है। इसके लिए एक घोषणा की थी हमने, क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी, उसको विधिवत आज मंजूरी मिल गई है कि क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी के नाते से उसका एक चेयरमैन होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, अलग अलग विधाओं के होंगे, और ठीक से क्वालिटी मेंटेन कैसे हो इसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाएंगे। और थर्ड पार्टी का सहयोग भी लिया जा सकता है, अथॉरिटी के लोग खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये चीज़ें आपने चेक करनी है, ताकि उसका एक
क्वालिटी वाइज चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाए, तो अलग से एक अथॉरिटी जो बनी है उसका भी आज क्लियरेंस हुआ है। बिल्डर्स के नाते से जो लोग लाइसेंस लेते हैं, मेनली तो गुड़गांव में ज़्यादा है, फरीदाबाद में ज़्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स कई बार लाइसेंस लेके शुरू कर देते हैं, बाद में किन्हीं कारणों से डिले होता है। लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। उन नियमों में खास करके उनके ऊपर जो पेनल्टी लगती है, पेनल्टी भी समय पर चुकाते नहीं हैं। अब उसमें उनका कहना होता है कि डिपार्टमेंट का दोष है, डिपार्टमेंट का कहना उनका दोष है। धीरे धीरे हम पॉलिसीज़ के माध्यम से चीज़ें ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ की पेंडेंसी बहुत अधिक होने के बाद लाइसेंस का जो रिन्यूअल फीस है वो इतना यानी बड़ी मात्रा हो जाती है कि कभी कभी वो भरने में भी असमर्थ हो जाते हैं और दोनों तरफ से स्टक हो जाता है मामला। उनको सबको राहत देने के लिए जिनकी तरफ ज़्यादा पैसा हो गया पेनल्टी का, तो जो मूल जुर्माने की राशि है उसमें जुर्माना जो है वो कितना ही हो गया है, तो वन टाइम सेटलमेंट में जिन्होंने कोई पैसा भी भरा नहीं है उनको सिर्फ 25% उसकी राशि देकर उस पेनल्टी या जो इंटरेस्ट है, यानी कुल मिला के 100% का 25% और, यानी 25% ऑफ कैपिटल, वो जो कैपिटल का जो ओरिजिनल अमाउंट, उस पेनल्टी नहीं, जो ओरिजिनल अमाउंट का अगर उससे भी ज़्यादा है तो सिर्फ उसका 25%, अर्थात टोटल का 125% वो दे करके और बाहर हो सकते हैं और उनका लाइसेंस जो रिन्यू हो जाएगा और बाकी अपने काम को जारी रख सकते हैं। और जिनका यानी पार्ट पेमेंट आई हुई है उस रिन्यूअल में और पार्ट पेमेंट रह गई है, उसका नियम ये बनाया कि जितनी पार्ट पेमेंट है वो और जो उसके इंटरेस्ट और पेनल्टी की राशि है उसका 10%, पहले तो था टोटल का 25%, इसमें केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी का 10% वो जमा करा करके और उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा मोटे रूप से हमने निर्णय किया है। डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि कुछ प्रावधान ऐसे करें क्या पेनल्टी की ओर या जो लेट फीस की तरफ ना जाना पड़े, तुरंत अगर रिन्यूअल कराना है तो उसकी कठिनाई को समझते हुए और सरल कोई एक पद्धति बनाई जाए ताकि वो साथ साथ अपना रिन्यूअल भी कराएं, अपने काम को पूरा करें। किन्हीं भी कारणों से प्रोजेक्ट अगर स्टकअप होता है तो इसका लाभ किसी को भी नहीं है, ना तो बिल्डर्स को है, ना जो कंज्यूमर है उनको है, गवर्नमेंट को भी लाभ नहीं है। कोई हमें लालच नहीं है कि उनकी तरफ हम पेनल्टी लगाएंगे तो उसका कोई लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होता, बल्कि एक चीज़ें रुक जाती हैं और इकोनॉमिकली भी, आर्थिक दृष्टि से भी हमारा जो चीज़ रुकती है उसका नुकसान, तो हम उसका और भी सरल उसका तरीका करने वाले हैं। प्रदेश में कई ऐसी जमीन, दुकान और मकान हैं जो 20 साल पहले लीज पर दी गई थीं। अब स्वामित्व शहरी योजना के जरिए प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कब्जाधारी को मिल जाएगा। हमने जो यूएलबी में एक पॉलिसी बनाई थी कि जो 20 साल से पहले अर्थात सन 2000 से पहले जो प्रॉपर्टीज उनको तय बाजारी पर दी गई थी, लीज रेंट पर दी गई थी, ऐसे लोगों को ऑफर दी है कि वो लोग एक राशि प्रोपोर्शनेट जो कलेक्टर रेट है उसमें एक राशि तय की थी कि उतना जमा कराएं और वो अपने नाम करा सकते हैं। लगभग 1000 प्रॉपर्टीज उनके नाम हो चुकी हैं, लेकिन जब ये सारा प्रोसेस चालू किया तो बहुत प्रॉपर्टीज ऐसी निकली शहरों में जो ओनरशिप जो है यूएलबी की बजाय अन्य विभागों की निकली। कहीं पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पड़ी है, कहीं इरिगेशन की है, कहीं रेवेन्यू की है, कहीं अलग अलग विभागों की, यानी ये जिला परिषद की दुकानें भी शहरों के अंदर हैं, यानी पंचायती राज की भी। और इन सारे विषयों को लेकर के हमने कहा था कि भी सब विभाग उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करें ताकि वो जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो भी उनके नाम कराई जा सके। आज उस पॉलिसी को क्लियर कर दिया है कि जितने विभाग हैं, 2-3 चीज़ें छोड़ी हैं उसमें, जैसे हॉस्पिटल्स की कुछ दुकानें हैं वो भी छोड़ दी हैं, टूरिज़्म वाले उन्होंने भी अपने जो टूरिज़्म सेंटर हैं वहाँ कुछ दुकानें किराए पर दी हैं, वो छोड़ी गई हैं। और एक तीसरी चीज़ और छोड़ी थी कोई, हॉस्पिटल्स, टूरिज़्म, मतलब 2 या 3 ऐसे छोटे विभाग, वरना जो खास करके म्यूनसिपैलिटीज़ की या रेवेन्यू की या इरिगेशन की, पीडब्ल्यूडी की, जिनका काम दुकानें बना करके रेंट पर देना नहीं है, वो तो कई बार ज़मीन खाली होती है वहाँ तेज बाजारी में, बल्कि किराया भी यूएलबी का ले लेते हैं। और अभी जाके क्लियर हुआ कि यूएलबी तो बिना मालिक हुए भी किराया वसूल रहे हैं। उसकी एक पॉलिसी बना दी कि वो भी उसी पॉलिसी के आधार पर ये ज़मीनें या 100 गज़ का उसका एक साइज़ रखा है मैक्सिमम, दुकान अथवा मकान 100 गज़ का है, वो उनसे पैसा लेकर उनका नाम कर दिया जाए। स्वामित्व शहरी ये इसका नाम है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय भिवानी दौरा कर लौटे हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि हमारी योजनाओं का गांव वालों में लाभ पहुंच रहा है। चाहे सरकारी नौकरी में पारदर्शिता हो, परिवार पहचान पत्र से गरीब को मदद मिलनी हो या फिर चिरायु योजना से गरीबों की बेहतरी हो, हर कोई सरकार के काम की सराहना कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इशारों में विपक्ष पर भी जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारे इस दौरे से घबरा गई है, लेकिन हम पहले भी गांवों का दौरा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पढ़ा नहीं, ये हमारा रूटीन है भाई। आखिर पहले भी, और वो तो कहेंगे ही, जब वो घबराहट होती है तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। अब उनको 1-3 दिन के दौरे से इतनी घबराहट हो गई है, और जो हमारी सारी टीम सारे फील्ड में उतरेंगे, इसका अर्थ ये थोड़े कि गाँव में जाते नहीं हैं, हमारे लोग पहले भी जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बार चौके देखिए 2 साल कोविड में हमारे निकल गए, और 2 साल के बाद अगला तीसरा साल, जो 2 साल की पेंडिंग चीज़ें थी, कई हमने नए कार्यक्रम शुरू किए थे, उसको फील्ड में उतारना था। अब देखो, आप में से जो लोग साथ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन साथ थे, बीच बीच में मुझे कुछ लोग दिखते रहे, नमस्ते नमस्ते होती रही, लेकिन आपने देखा होगा कि हर चीज़ का, चाहे वो राशन कार्ड था, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात थी, चाहे वो नौकरियां जो है पारदर्शी ढंग से हमने दी हैं, चाहे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का विषय है, कितने विषय, और सबने कहा इसके लाभ हमको हुए हैं। हम गिनती कहते हैं कि आपके यहाँ 80 नौकरियाँ लगी हैं, वो कहते नहीं जी 150 से ज़्यादा लगी हैं। फिर हम कहते हैं भाई इसमें केंद्र सरकार की नौकरी मत जोड़ो, इसमें आर्मी की मत जोड़ो। तो मतलब कुल मिला के हमारे से ज़्यादा उत्साही वो हैं। तो मतलब ये इम्पैक्ट वाली बात है कि आपने जो सरकार ने प्रयास करे उसका इम्पैक्ट जो है ग्राउंड पे देखने को मिला। मेरा काम है देखना, ये आखिर नीचे फील्ड में चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। हम यहाँ चंडीगढ़ में बैठ के खुश होते रहे और नीचे कुछ पहुँचे नहीं, तो उसका लाभ क्या है? आखिर इन चीज़ों से हमें भी विश्वास बना कि जो चीज़ें हमने पहली बार नहीं की हैं, जनता के द्वार तक जाने के लिए सेवाएं और जो हमारी योजनाएं हैं वो कितनी पहुंची हैं, उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, का लाभ ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। सही मायनों में सरकार का मतलब सच्चाई को स्वीकार करना है, क्योंकि अगर आवाम को होने वाली परेशानियों की सच्चाई का पता होगा तभी उसे दूर करने के प्रयास भी होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच भी यही है। उन्होंने कहा कि 3.25 करोड़ की आवाम में किसी को थोड़ी बहुत परेशानी होना स्वाभाविक है, जिसे समय समय पर दूर किया जाता है। समस्याएं जो होती हैं वो सामान्यतः ये सब लगातार चलने वाला काम होता है, और इसके अंदर बहुत सी इंडिविजुअल समस्याएं ज़्यादा होती हैं, सामूहिक समस्याओं की एप्लीकेशन नहीं आती। इंडिविजुअल क्या कि मेरी ट्रांसफ़र भले वो ऑनलाइन हुई है तो भी मेरा बच्चा छोटा बीमार है, मेरे माता पिता बीमार है, मेरा ट्रांसफ़र करा के नज़दीक डेपुटेशन कर दीजिए, या कहीं कोई आर्थिक सहायता की आ गई, किसी के मकान की कोई मरम्मत करानी है वो आ गई है। और ऐसी भी हैं जो हमारी स्कीमें चल रही हैं उसमें स्कीम का लाभ नहीं मिला, मानो किसी की पेंशन बढ़नी चाहिए थी नहीं बन पाई है, या हमने प्रोएक्टिवली बनाई है सब, लेकिन सिस्टम का पार्ट है, कमी रह भी सकती है। इंडिविजुअल ज़्यादा थी, जनरल में भी थी। पानी की समस्या उस इलाके में देखने को मिली, पीने के पानी की। हमने कहा है कि पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने देंगे, पानी होगा बाकी वर्षा इसके इरिगेशन के लिए तो वो जाएगा ही। और वो क्षेत्र ऐसा है, खास करके जो राजस्थान के साथ साथ वाला इलाका, तो शाम का हल्का जिसको मैं कहूँगा, तो उसमें कुछ ज़मीन भी रेतीली ज़मीन, उबड़ खाबड़ और पानी पहले से ही कम जाता रहा है, लेकिन अब तो वहाँ पानी का टेल तक पहुँचाने का काम उन्होंने जो किया था अब चलता भी है। एक जगह एक नहर जो चल रही थी, छोटी नाली जिसको खाड़ा कहते हैं, उस खाड़े पर वहाँ जो लोग मिले वो कहते हैं जी अभी तो फिर भी हमें पानी दिखता है, 10 साल पहले तो पानी का कभी था ही नहीं। चौधरी बंसीलाल ने उस इलाके में खूब नालियाँ नाले खाले खूब बनाए, लेकिन पानी नहीं पहुँचा पाए। हमने अब वहाँ चाहे सप्ताह यानी 1 महीने में चाहे 3 दिन 7 दिन जो भी आता है, लेकिन पहली बार ये पिछले 4-5 साल में पानी जाना शुरू हुआ है। हमने तसल्ली कराई है कि भी पीने का पानी साधन आपको जरूर मिलेगा। यानी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास की रफ्तार देने में जुटे हैं और हर उस बाधा को दूर किया जा रहा है जो राह में रोड़ा बन रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अब प्रदेश में समान रूप से विकास की बयार बह रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले दिनों 3 दिवसीय भिवानी प्रवास पर रहे। इस दौरान मनोहर लाल का अलग ही अंदाज देखने को मिला था। चौपाल लगाकर ग्रामीणों की परेशानी सुनी, खुद खेत में जाकर खराब फसल का मुआयना किया और किसानों को भरोसा दिलाया कि फसलों का मई में उचित मुआवजा मिल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भी लोगों ने रखा है, तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं ये सब आई हैं, उसको भी हमने कलेक्ट किया है। लगभग 7,000 के आसपास लोगों ने अपनी बात जो है हम तक पहुंचाई है। तो इन 7,000 से ऊपर जो लोगों ने हमारे तक बात पहुंचाई है, इनके सब की जो भी लिखित शिकायतें हैं, लिखित उनके डिमांड्स हैं या सुझाव हैं, उन सब के ऊपर एक एक करके काम किया जाएगा। हर विभाग या स्थानीय तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर और एसपी ये सब अपने अपने काम को पूरा करके और जल्दी इन तक हम संपर्क करके इनके बारे में इनको जानकारी देंगे। 3 की बजाय आपने 7 दिन पानी की। अभी क्योंकि इस इलाके में पानी बहुत कम आता है, एक तो पानी की कमी है, दूसरा ये दूर दराज का एरिया है, तो जिन नहरों में या रजवाहों में अभी 7 दिन के बजाय 3 दिन पानी आता था, 7 दिन ही आना चाहिए था, वो हमने आश्वस्त किया है कि इस बार से वो 7 दिन पूरे का पूरा चलेगा। उसका रोटेशन पानी की उपलब्धता के हिसाब से तय होगा कि उस पानी को 7 दिन से और ज़्यादा कितना बढ़ाया जा सकता है। आखिर पानी ऐसी चीज़ है, उपलब्ध होने पर भी ही आगे वो सप्लाई किया जा सकता है। अन्यथा पानी का और जो स्रोत हैं हमारे उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे पानी बढ़ेगा तब देंगे। हमने अपील की है कि पानी का उपयोग भी कम करें, खास करके मेरा पानी मेरी विरासत, धान की बिजाई कम करके और फसलों की बुआई करें। रिचार्जिंग वर्षा के दिनों में पानी का हो करके और ज़मीन में पानी जाना चाहिए। और वो जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी हैं, चाहे वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनको बढ़ा करके भी पानी का रीयूज़ इसको भी हम सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को राजनीति विरासत में नहीं मिली है, लिहाजा मनोहर लाल की पहचान जमीनी नेता के तौर पर होती है। स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष और आवाम के हित में फैसला लेने वाले नेता के तौर पर होती है। मौसम की मार पिछली सरकार में भी पड़ती रही और इस सरकार में भी पड़ती है, लेकिन अन्नदाता के हित में फैसले लेने के तरीकों में दोनों सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसानों पर कुदरत की मार पड़ने के बाद पिछली सरकारें हवाई सर्वेक्षण कर मुआवजे की घोषणा कर देती है, जिसमें कुछ किसानों को मुआवजा मिल जाता है तो कई आस देखते रह जाते हैं। लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खुद खेतों में पहुंचकर खराब हुई फसलों का जायजा ले रहे हैं और किसानों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि मनोहर राज में अन्नदाता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी छोटे बड़े किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। चिंतित हैं वो हमको बता भी रहे हैं। हमने भी उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि इनको जितना भी नुकसान हुआ उसके हिसाब से एक गिरदावरी स्पेशल करा करके और इनको मुआवजा जो है मई के महीने में सबको मिले। जितना इसमें से बच सकता है उतना बचाने की कोशिश करेंगे अनाज को, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। ठीक है ठीक किया जाए। वास्तविकता होती है और सब तरह के नुकसान होते हैं। किसी का 25 भी रह जाता है, किसी का 35 भी होता है, किसी का 50 भी होता है, किसी का 75 भी होता है, किसी का 100% भी होता है। लेकिन मुआवजा एक जैसा सबको नहीं दिया जा सकता। मुआवजा तो जितने लेवल का जिस क्वांटम में नुकसान हुआ है उसकी दरें तय है। तो जो दरें तय हैं वो केवल किसान तो बताता, अपने तरीके से बताता ही है। स्वाभाविक है, किसान क्लेमेंट है तो वो बताएगा जो अपने मर्जी से बताएगा, लेकिन उसका जो गिरदावरी है वो हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाती है। और अब तो हमने सैटेलाइट के माध्यम से भी, ड्रोन्स के माध्यम से भी सारे एरिया का जहाँ जहाँ उसका करवा सकते हैं वेरिफिकेशन, वो सब करवाते हैं और जो उचित मुआवजा वो। जब सरकार हवाई बात ना कर जमीन पर उतरकर किसानों का दर्द बांटती है तो आवाम का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ना स्वाभाविक है। बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर किसानों ने कहा कि उन्हें मनोहर फैसले पर पूरा भरोसा है। तो आप हाँ, यहाँ खेत में आए थे, उन्हें चेक कराया खेत, चेक करके नहर जब गए हैं। संतुष्ट हो जी मुख्यमंत्री जी की बात से? हाँ जी, संतुष्ट हो मुख्यमंत्री जी की बात से? हाँ जी। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल खराब फसलों का जायजा लेने खेतों में पहुंचे और किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके हर दुख में साथ खड़ी है। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।
तो आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में एक के बाद एक कई ऐसे निर्णय लिए गए जिसका आवाम को बिना किसी भेदभाव के लाभ मिल रहा है, और जो काम अभी पूरे नहीं हुए हैं उसे मनोहर सरकार जल्द पूरा करने का भरोसा दिला रही है, और सरकार की नेक सोच से आवाम भी इत्तेफाक रख रही है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।